हेलो गाइस। इस वीडियो से हम गुप्ता एंड गुप्ता बुक का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 1, पर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। पर्ट टेक्निक का यूज़ किस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। इसको समझने के लिए हम पर्ट और सीपीएम में डिफरेंस देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम मीन्स क्रिटिकल पाथ मेथड। पर्ट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल पर बेस्ड होती है और सीपीएम डिटर्मिनिस्टिक मॉडल पर बेस्ड होगी। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का मतलब होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल अंडर विच द रिजल्ट एस्टिमेटेड इन अ मैनर ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम रिजल्ट का अनुमान लगाते हैं। और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि इसमें जो रिजल्ट होते हैं वो हमारे सर्टेन होते हैं, निश्चित होते हैं। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड फॉर वन टाइम प्रोजेक्ट्स डेट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ ऑफ नॉन रिपीटेटिव नेचर। पर्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? जो प्रोजेक्ट वन टाइम होते हैं, मतलब नॉन रिपीटेटिव नेचर होगा, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है, एक्टिविटीज़ और इवेंट को हम बाद में समझेंगे। जो एक्टिविटीज़ होती है वो नॉन रिपीटेटिव नेचर होगा, ठीक है। वो एक्टिविटी एक ही बार होगी, वो रिपीट नहीं होती है। तो उस टाइप के प्रोजेक्ट में हम किसका यूज़ करते हैं? पर्ट टेक्निक का। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जो एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं होगी, इसका मतलब सुटेबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ होती है वो रिपीट नहीं होती है। तो उस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होगी या उस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? पर्ट, प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन या प्रोग्राम इवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। सीपीएम की बात करते हैं तो सीपीएम का क्या यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट डेट इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ ऑफ रिपीटेटिव नेचर। जो एक्टिविटीज़ रिपीट होती है उस टाइप के प्रोजेक्ट में हम सीपीएम का यूज़ करते हैं। एक्टिविटी रिपीट कहाँ पर होती है? जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन। यदि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग में यदि हम फाउंडेशन की बात करते हैं, वॉल की बात करते हैं, स्लैब, कॉलम, बीम, ये सारे पहले भी ये एक्टिविटीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो ये रिपीट हो सकती है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसको? रिपीटेटिव नेचर। तो वहाँ पर हम यूज़ करते सीपीएम का। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड लास्ट, रिजल्ट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। पर्ट में हम जो रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं? एक्टिविटीज़। पर्ट में जो मेन हमारा जो होगा वो क्या होता है? एक्टिविटीज़। और सीपीएम में हम बात करेंगे तो सीपीएम में इवेंट मेन होता है। इवेंट का मतलब होता है कि कब जो एक्टिविटीज़ है वो स्टार्ट हो रही है या फिनिश हो रही है। इसको बाद में भी हम समझेंगे डिटेल में। पर्ट में 3 टाइम एस्टिमेट किया जाता है, 3 टाइम एस्टिमेट्स, TO, TL, TP। TO का मतलब होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, TL मतलब मोस्ट लाइकली टाइम और TP का मतलब होता है पेसिमिस्टिक टाइम। सीपीएम में 1 टाइम एस्टिमेट होता है। 1 टाइम एस्टिमेट का मतलब होगा कि जो प्रोजेक्ट है वो पहले भी हो चुका है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है प्रोजेक्ट, तो उसमें हमें टाइम पता होता है कि कितने टाइम में जो प्रोजेक्ट है वो हो सकता है। तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं 1 टाइम, मतलब एक ही टाइम हम फिक्स बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि पर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। तो पर्ट का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं? नॉन रिपीटेटिव नेचर वाले जो एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको मॉडल पता होना चाहिए कौन से मॉडल पर बेस्ड है सीपीएम और पर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ए, एक्टिविटी एरोज इन सीपीएम नेटवर्क आर ड्रॉ टू स्केल। तो हम समझते हैं यहाँ पर एक्टिविटी को। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एनी टास्क और वर्क विच कंज्यूम रिसोर्सेज एंड टाइम। मतलब कोई टास्क या वर्क
जिसको रिसोर्स और टाइम लगता हो उसको हम कहेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल एरोज। एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल एरो से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी। द लेंथ ऑफ एरो does neither represent the magnitude of work involved nor the time required for the completion। तो यदि हम इस लेंथ की बात करते हैं, एरो की लेंथ की, तो ये ना तो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क को और न ही टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि जो इवेंट है, ठीक है, इवेंट की डायरेक्शन बताएगा कि सेकेंड इवेंट है और ये थर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट का मतलब क्या होता है? द मोमेंट एट विच एनी एक्टिविटीज स्टार्ट्स और फिनिश। इवेंट किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कोई एक एक्टिविटी ए है, तो 2 और 3 ये नोड होंगे, या इसको इवेंट भी कहा जाता है, या इसको नोड कहा जाता है, ठीक है। तो 2 और 3 ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? यदि कोई एक्टिविटी है ए है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है और फिनिशिंग पॉइंट क्या है? 3 है। यदि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक एक्टिविटी है फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो एक्टिविटी है। यदि उसका वर्क स्टार्ट हुआ है 9 AM से, ठीक है, फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से हुआ? 9 AM। वो यदि 11 AM, ठीक है, आफ्टर 2 डेज, यहाँ पर 2 दिन के बाद 11 AM पे यदि वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर 9 AM और 11 AM ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। इवेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और यदि हम यहाँ पर एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी 9 AM और 11 AM इसके बीच का जो ड्यूरेशन है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसमें रिसोर्सेज और टाइम लगेगा, ठीक है, जिसमें रिसोर्सेज और टाइम कंज्यूम होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टिविटी। इवेंट में यदि हम बात करते हैं तो इसको हम टेल इवेंट कहते हैं और इसको हेड इवेंट। ये एरो की डायरेक्शन आप देख सकते हो, तो एरो का जो हेड होगा ये हेड इवेंट कहलाएगा और ये टेल इवेंट। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है एक्टिविटी एरोज इन CPM नेटवर्क का ड्रॉ टू स्केल, इनकरेक्ट होगा। सेकेंड, द टेल ऑफ एन एरो रिप्रेजेंट्स द फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर टेल क्या रिप्रेजेंट करता है। टेल रिप्रेजेंट करता है जो एक्टिविटी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? टेल इवेंट से। और हेड इवेंट क्या बताता है? एक्टिविटी फिनिश हो रही है वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेड से। तो बी भी इनकरेक्ट होगा और सी भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीकनेस ऑफ बार चार्ट। बार चार्ट की वीकनेस आपको बताना है क्या होती है। तो बार चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर बार चार्ट गिवन है, एक्टिविटीज आर जॉब्स वर्सेस टाइम। यहाँ पर एक्टिविटी पी आप देख सकते हैं, एक्टिविटी पी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, 10 दिन उसको लग रहे हैं एक्टिविटी कंप्लीट होने में पी को। एक्टिविटी क्यू और पी दोनों पैरेलल स्टार्ट हो रही है। एक्टिविटी क्यू को 5 दिन लग रहे हैं, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ गिवन है, पी क्यू आर एस टी यू और वी। इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है और फिनिशिंग पॉइंट भी अलग अलग एक्टिविटी का अलग अलग गिवन है। वीकनेस देख लेते हैं, बार चार्ट की वीकनेस क्या होती है। पहली वीकनेस होती है बार चार्ट की लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स। मतलब बार चार्ट में क्या होता है, ऑन बार चार्ट ओनली मेजर एक्टिविटीज आर शो।
बार चार्ट में सिर्फ हम मेजर एक्टिविटीज शो करते हैं। रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। अ बार चार्ट डज नॉट शो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क एंड हेंस इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कंट्रोल डिवाइस। जो बार चार्ट होता है वो प्रोग्रेस को नहीं बताता, जो वर्क है, कितना वर्क हमारा हो चुका है, वो बार चार्ट नहीं बताता है। इसीलिए हम बार चार्ट का यूज़ कंट्रोल डिवाइस के रूप में नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। एक्टिविटी का इंटर रिलेशनशिप यदि होता है, ठीक है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ये कि इंटर रिलेशनशिप क्या होता है। दो प्रकार की एक्टिविटी होगी, तो यदि एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप है तो वहाँ पर बार चार्ट डिफ़िकल्ट होता है, बार चार्ट पर रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। और फोर्थ पॉइंट है टाइम अनसर्टेनिटीज़। इसका मतलब होता है बार चार्ट्स आर नॉट एट ऑल यूजफुल इन दोज प्रोजेक्ट वेयर देयर आर अनसर्टेनिटीज़ in determination or estimation of time required for the completion of various activities. Such uncertainties are always there in all research and development projects and for space vehicle launch project. यदि हम बार चार्ट की बात करते हैं तो उसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, हमें टाइम नहीं पता होता कि कितना टाइम लगेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो वो बार चार्ट वहाँ पर क्या करता है, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, सच अनसर्टेनिटीज़ आर ऑलवेज देयर इन ऑल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट का यूज़ हम बार चार्ट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये चार आप देख सकते हो वीकनेस ऑफ बार चार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन ए, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटीज़। तो ये क्या होगा, वीकनेस होगी बार चार्ट की। सेकंड, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ये भी वीकनेस है बार चार्ट की। और थर्ड, अनसर्टेनिटीज़, तो ये तीनों वीकनेस है बार चार्ट की। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर 7.1 एक्टिविटी 4, 5 कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन। तो एक्टिविटी 4, 5 आप देख सकते हो यहाँ पर 4 और 5। 4, 5 कब स्टार्ट होगी, तो ये सीक्वेंस, ये जो एरो है, ये सीक्वेंस यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिविटी की। पहले एक्टिविटी कौन सी होगी, 1, 2, ठीक है, पहले एक्टिविटी 1, 2 होगी। उसके बाद 2, 3 और 2, 4 ये दोनों पैरेलल होगी। उसके बाद 3, 4 होगी और 3, 4 कंप्लीट होने के बाद एक्टिविटी 4, 5 स्टार्ट होगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्टिविटी 4, 5 कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन एक्टिविटी 3, 4 इज कंप्लीटेड, ठीक है, 3, 4 कंप्लीटेड। तो 3, 4 कंप्लीट होगी, उसी के बाद 4, 5 एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन ए भी अभी इसको हम पेंडिंग रखते हैं। सेकंड देखते हैं, ऑप्शन बी, एक्टिविटी 2, 4 इज कंप्लीटेड। एक्टिविटी 2, 4 कंप्लीट होगी तब 4 और 5 स्टार्ट होगी, ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन सी, एक्टिविटी 2, 3 इज कंप्लीटेड। 2, 3 इज कंप्लीटेड। और ऑप्शन डी क्या है, एक्टिविटी 2, 4 एंड 3, 4 बोथ आर कंप्लीटेड। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। 4, 5 कब स्टार्ट होगी, जब 3, 4 और 2, 4 ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 5 कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन। यदि ओनली यहाँ पर नहीं होता है तो ये ऑप्शन ए बी भी करेक्ट हो जाते हैं। तो 4, 5 एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, जब 3, 4 और 2, 4 ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद एक्टिविटी 4 और 5 स्टार्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पर डमी एक्टिविटी आप देख सकते हो 3 to 5, ये एक्टिविटी क्या, डमी एक्टिविटी है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं डमी एक्टिविटी क्या है। डमी इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशन इन द नेटवर्क विच नाइदर रिक्वायर्स एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज। डमी एक्टिविटी है उसको रिसोर्स और टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्टिविटी, दो टाइप, पैरेलल और सीरियल एक्टिविटीज़ या सीरीज। Those activities which can be performed simultaneously
एंड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। ये एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है। पैरेलल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है और दोनों साथ साथ स्टार्ट होती है। मतलब इसके पहले वाली जो एक्टिविटी होगी वो कंप्लीट हुई है, उसके बाद एक्टिविटी ये ए और बी दोनों पैरेलल स्टार्ट होगी, तो इसको हम कहेंगे पैरेलल एक्टिविटीज़। सेकंड, सीरियल एक्टिविटीज़, दोज विच आर टू बी परफॉर्म्ड ऑन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन। दिस एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी परफॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। मतलब ये एक्टिविटी सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है। पी और क्यू, ये दो एक्टिविटी है। पी को हम कहेंगे प्रीसीडिंग एक्टिविटी और क्यू को कहेंगे सक्सीडिंग एक्टिविटी, यदि इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तब। यदि इससे पहले मान लो एक एक्टिविटी कौन सी थी, एम थी, तो यदि एम और पी को कंपेयर करेंगे तो एम क्या होगी, प्रीसीडिंग होगी, और पी क्या होगी, सक्सीडिंग। यहाँ पर पी और क्यू प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी है। जब पी एक्टिविटी कंप्लीट होगी उसके बाद ही हम क्यू को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट हैं, तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड भी है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो पैरेलल एक्टिविटीज़ होती है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती है और सीरियल एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट इवेंट। यहाँ पर इवेंट आपको बताना है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा इवेंट नहीं है। इवेंट और एक्टिविटी में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। सेशनल वर्क इज कंप्लीटेड, पहला ऑप्शन हम देखते हैं। साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड का मतलब क्या होगा, जो साइट है उसका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवेंट होगा। सेशनल वर्क कंप्लीटेड, मतलब जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। बस स्टार्ट्स फ्रॉम जयपुर, जयपुर से बस स्टार्ट हो रही है, ये भी इवेंट है। क्लास इज बीइंग अटेंडेड, मतलब क्लास इज बीइंग अटेंडेड, मतलब क्लास चल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये एक एक्टिविटी होगी। ये वर्क चल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक्टिविटी है। डी है एक्टिविटी, ए, बी और सी ये इवेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इन PERT एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस फॉलो। The beta distribution is a typical type of probability distribution which fits well for PERT analysis. जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, PERT एनालिसिस के लिए। A beta distribution is the one which is not symmetrical about its apex. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन उसके अपेक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता है, और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, PERT एनालिसिस के लिए। या आप देख सकते हो ये जो सी पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे। दोनों जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बने हुए हैं, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, PERT में। तो ये 2 कर्व आपको याद रखना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है वो किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व विच इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स अपेक्स, इसका जो अपेक्स होगा उससे सिमेट्रिकल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये बी पॉइंट है, इसको हम अपेक्स कहेंगे। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है उसके अपेक्स से, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपेक्स से सिमेट्रिकल नहीं होता है।
तो यहाँ पर क्या होगा आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये ध्यान रखना आपको, PERT बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन किसको फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया अंडर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय। यदि हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब बराबर एरिया में यदि हम डिवाइड करते हैं तो वो किससे करते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम से, TE। यदि आप देखोगे अपेक्स, ये अपेक्स हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे दोनों जो कर्व बने हुए वो किसके, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के। यदि इस फर्स्ट वाले कर्व में हम देखते हैं तो इस कर्व में अपेक्स से लेफ्ट साइड वाला एरिया कम है और राइट वाला एरिया ज़्यादा है। सेकेंड वाले में देखेंगे तो अपेक्स से लेफ्ट वाला एरिया ज़्यादा है, राइट वाला एरिया कम है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में यदि हम बराबर एरिया में हम डिवाइड करते हैं तो एक्सपेक्टेड टाइम कहाँ पर होगा, अपेक्स से राइट साइड। सेकेंड केस में हम देखेंगे यदि बराबर एरिया में हमें डिवाइड करना है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को, तो टाइम कहाँ पर होगा, ये अपेक्स से लेफ्ट। क्यों, क्योंकि जो अपेक्स है उससे राइट वाला एरिया कम है। एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला इससे क्वेश्चन आते हैं, TO, TL और TP। इसका मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ये मैंने पहले भी आपको समझाया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जो PERT एनालिसिस होती है उसमें 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं हम, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं हम, PERT एनालिसिस में। क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया अंडर द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय एक्सपेक्टेड टाइम। इन तीनों का हम यूज़ करते हैं इस फॉर्मूले में, एक्सपेक्टेड टाइम, और जो एक्सपेक्टेड टाइम निकलता है वो डिवाइड करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल पार्ट में, बराबर एरिया में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू फुलकर्सन रूल व्हाट आर द करेक्ट इवेंट नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू इवेंट A, B, C, D, E, F एंड G ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। तो यहाँ पर हम समझ लेते फुलकर्सन रूल क्या होता है। फुलकर्सन रूल फॉर नंबरिंग द इवेंट्स, इवेंट्स को नंबर करने के लिए, नंबरिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फुलकर्सन रूल। इवेंट आपको पता ही, इवेंट का मतलब क्या होता है, और एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, देयर विल बी अ सिंगल इनिशियल इवेंट इन अ नेटवर्क विच हैज़ ओनली एरोस कमिंग आउट ऑफ इट, दिस इवेंट इज गिवन नंबर 1। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि सिंगल इनिशियल इवेंट है, ठीक है, किसी नेटवर्क में, हैज़ ओनली एरोस कमिंग आउट ऑफ इट, मतलब वहाँ से सारे एरो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पर कोई भी एरो आ नहीं रहा है उस इवेंट पर, तो उसको हम नंबर क्या दे देंगे, 1। सेकेंड पॉइंट, ऑल एरोस कमिंग आउट ऑफ इवेंट नंबर 1 आर नेग्लेक्टेड। जब नंबर 1 हमने दे दिया है इवेंट को, अब उस इवेंट से जितने भी पॉइंट आउट होंगे, जितने भी पॉइंट बाहर निकलेंगे, उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस प्रोवाइड्स अस विथ 1 और मोर न्यू इनिशियल इवेंट। तो हमें एक या एक से ज़्यादा इनिशियल इवेंट मिलेंगे। दिस इवेंट आर नंबर्ड 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अगेन नेग्लेक्ट ऑल द एरोस कमिंग आउट दिस नंबर्ड इवेंट्स, अ फ्यू मोर इनिशियल इवेंट विल बी क्रिएटेड, दिस आर ऑल्सो नंबर्ड सिमिलरली। लास्ट पॉइंट है, दिस ऑपरेशन इज कंटिन्यूड अंटिल लास्ट इवेंट रीच्ड एंड नंबर्ड। थोड़ा आपको दिखने में डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट को हम एक पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल इसको बना देते हैं फुलकर्सन रूल को। ये आपको नेटवर्क दिया गया है, इसमें हमें नंबरिंग करना है। तो इसका एक पॉइंट आप ध्यान रख लो फुलकर्सन रूल का, कि आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा इवेंट है जहाँ पर कोई भी एरो आ नहीं रहा है, ठीक है, एंटर नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर बात करते ए, तो ए पर कोई एरो नहीं आ रहा है, ठीक है।
कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको हमें नंबर देना है 1। इसके बाद आपको क्या करना है, ए से जितने भी एरो आउट हो रहे हैं, जितने भी एरो बाहर निकल रहे हैं, उनको हम हटा देंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। नंबर 1 देने के बाद क्या करते हैं, इस एरो को और इसको भी हम नेगलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है कि जो नेक्स्ट इवेंट है, इवेंट बी और इवेंट सी। ए को तो हमने नंबर 1 दे दिया है, इवेंट बी और इवेंट सी में आपको देखना है कि कौन सा ऐसा इवेंट है जहाँ पर एरो एंटर नहीं कर रहा है, वो आपको देखना है। तो दोनों इवेंट सेम है, दोनों इवेंट से क्या हो रहा है कि सारे एरो क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दोनों इवेंट्स हैं। इन दोनों को तो हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो बी और सी में आप नंबर किसी को भी दे सकते हो, 2 और 3। ये नंबरिंग, इसको 2 भी कर सकते हो और इसको 3 भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, बी और सी। बी और सी से जितने भी एरो आउट हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे। इन चारों को हमने क्या किया, नेगलेक्ट किया। अब यहाँ आपको समझना है, इनको नेगलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से इवेंट होंगे, डी, ई और एफ। डी, ई, एफ, इन तीनों इवेंट पे आपको देखना है कि किस इवेंट पर एरो नहीं आ रहा है, एंटर नहीं कर रहा एरो। तो यदि हम एफ की बात करते हैं तो इस एरो को तो हमने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये एरो कमिंग है, ये एरो इस पे आ रहा है एफ पे, तो हम एफ को नंबरिंग नहीं करेंगे। यदि हम ई की बात करते हैं तो ई पर ये एरो और ये वाला एरो, ये तो हमने नेगलेक्ट किया है, लेकिन डी से आने वाला एरो यहाँ पर मर्ज हो रहा है, इसलिए हम ई को भी नंबरिंग नहीं करेंगे। अब हम किसकी बात करते हैं, डी। यदि डी की बात करेंगे तो ये वाला जो एरो था, इसको तो हमने नेगलेक्ट कर दिया है। अब डी पे सिर्फ एक ही एरो आ रहा था, उसको भी हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो अब डी पर आने वाला एरो नहीं है, इसका मतलब इसको नंबरिंग हमें करना है 1, 2, 3। नेक्स्ट किसको करेंगे हम, डी को 4, ठीक है, ये हमने नेगलेक्ट किया है, ये वाला एरो नेगलेक्ट हो गया है, ये भी नेगलेक्ट हो गया है और ये भी नेगलेक्ट हुआ है। अब हमने डी को नंबर क्या दे दिया, 4। अब डी से जितने भी एरो जा रहे हैं, ठीक है, डी से जितने भी एरो निकल रहे हैं उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो ये वाला भी नेगलेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी नेगलेक्ट होगा। अब हमें देखना है कि किस इवेंट पर एरो नहीं आ रहा है। यदि हम एफ की बात करेंगे तो एफ पर अभी भी एक एरो आ रहा है, और जी की बात करेंगे तो जी पर भी अभी एक एरो है। तो हमें नंबरिंग किसको करना है, ई को, तो ई की नंबरिंग क्या होगी, 5। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, ये एरो सारे हो चुके हैं नेगलेक्ट। अब जब ई को हमने नंबरिंग 5 की है तो ई से निकलने वाले एरो को भी हमने नेगलेक्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं जी और एफ। जी और एफ में हम देखेंगे तो जी पर एक एरो ये वाला आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, और एफ पे देखेंगे तो एफ पे हमने दोनों को नेगलेक्ट कर दिया है। तो नेक्स्ट नंबरिंग किसकी होगी, एफ, और लास्ट में होगी जी। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पर आप इसको 2 भी कर सकते हो, इसको 3, ये कर सकते हो आप दोनों। तो यहाँ पर फुलकर्सन रूल से ये दोनों करेक्ट होगा, 1, 2, 3 या 1, 3, 2, लेकिन इस बुक में आपको आंसर जो दिया हुआ है, दोनों आंसर दिए हुए हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों करेक्ट होंगे फुलकर्सन रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपको ऑप्शन ए और बी में से एक ही चूज़ करना है, तो उसमें आप ये सीक्वेंस देख सकते हो, 3, 4, 5। ये जो सीक्वेंस है, यदि यहाँ पर 2 होगा तो ये सीक्वेंस नहीं होगी, 2, 4, 5, ये सीक्वेंस नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 दे देंगे। वैसे दोनों करेक्ट होंगे, दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे, लेकिन अगर मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विथ रेफरेंस टू द नेटवर्क शोन इन फिगर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया, कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट,
इवेंट्स 3 and 4 अकर्स आफ्टर 2। इवेंट 3 4 कहाँ है, 3 4 ये 3 है और ये 4 है, तो ये दोनों कब अकर होंगे, आफ्टर इवेंट 2। तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट, लेकिन आपको इनकरेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट बी, इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ऑप्शन को सी देखते हैं। इवेंट 7 प्रीसेड्स इवेंट 6। इवेंट 7 6 के पहले है, करेक्ट है ये भी। इवेंट 5 फॉलोस इवेंट 3। इवेंट 5 3 को फॉलो कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है। स्टेटमेंट ए, सी और डी ये तीनों करेक्ट हैं। अब बी को हम देख लेते हैं। इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। इवेंट 7 कब अकर होगा, आफ्टर इवेंट 4 एंड 3, क्योंकि 3 से भी यहाँ पर आप देख सकते हो एक एरो आ रहा है, डमी एक्टिविटी। तो इवेंट 7 कब अकर होगा, 3 और 4 के बाद। यहाँ पर सिर्फ 4 लिखा हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट बी। क्वेश्चन नंबर 10, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी है। यदि 4 एंड 7 यहाँ पर हम करेंगे तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।